हेलो स्टूडेंट्स, चौहान एकेडमी खंडवा में मैं राजेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। 11th बिजनेस स्टडी, इसमें हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, बिजनेस नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमने इसके अंतर्गत पहले 2 वीडियो में हमने देखा कि व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय के कौन कौन से अंग हैं, जिसमें हमने देखा था कि वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं। इसके बाद में हमने देखा वाणिज्य के कितने भाग होते हैं, व्यापार के सहायक क्रियाएं। फिर उद्योग के बारे में हमने देखा कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हमने प्रत्यक्ष सेवाओं के बारे में भी जाना। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी कड़ी में आगे व्यवसाय के कार्य, कि व्यवसाय के कौन कौन से कार्य हैं, व्यवसाय क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम उसी कड़ी में आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, बिजनेस के बारे में हमने देख लिया कि व्यवसाय के 3 अंग हैं, वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवा। इसका मतलब हुआ कि वस्तु का उत्पादन करने से लेकर उपभोक्ता के हाथ में वस्तु जाने तक जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी व्यवसाय के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि उद्योग जो है वस्तु का उत्पादन करने का कार्य करता है, वाणिज्य उस वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है, और प्रत्यक्ष सेवाएं उद्योग और वाणिज्य दोनों को मदद करने वाली होती है। तो व्यवसाय एक बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये सारी क्रियाएँ संपन्न की जाती है। आज हम इसी व्यवसाय के कार्यों के बारे में देखेंगे कि व्यवसाय क्या कार्य करता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो व्यवसाय के कार्यों को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक कार्य है उसका विपणन, और दूसरा कार्य है इसका नवप्रवर्तन। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, और नवप्रवर्तन का मतलब होता है उसको इनोवेशन, नया नया कुछ करना, नया तरीका अपनाना, नई सोच अपनाना, नया कुछ नए प्रयोग करना, ये सब नवप्रवर्तन कहलाता है। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, तो आज हमारे पास में जितने भी साधन संसाधन हैं वो सब नवप्रवर्तन के कारण ही है। यदि नवप्रवर्तन नहीं होता, नई नई मशीनों की खोज नहीं होती, नए नए संसाधनों का आविष्कार नहीं होता, तो आज आप और मैं इस प्रकार से मिलना हमारा संभव नहीं हो पाता। तो ये नवप्रवर्तन के कारण ही हुआ। तो व्यवसाय के अंतर्गत ये 2 प्रकार के कार्य होते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक निर्माण करना है। हमने पहले भी पढ़ा था व्यवसाय के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। उसके स्वयं के प्रति भी उद्देश्य है, सरकार के प्रति उद्देश्य है, कर्मचारियों के प्रति उद्देश्य है, समाज के प्रति उद्देश्य है, राष्ट्र के प्रति उद्देश्य है। ये हमने सारे उसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। उसका एक मुख्य उद्देश्य है ग्राहक निर्माण करना। यदि कोई व्यवसाय ग्राहक या कस्टमर का निर्माण नहीं कर सकता, कस्टमर का सृजन नहीं कर सकता, तो वो जो व्यवसाय है वो जिंदा नहीं रह सकता। तो उसका सबसे मुख्य कार्य क्या हो गया? कस्टमर का निर्माण करना, और जिसके लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है, विपणन के भी और नवप्रवर्तन के भी। मार्केटिंग नहीं होगी तो वस्तु मार्केट में नहीं जाएगी, बिकेगी नहीं, और बिकेगी नहीं इसका मतलब कस्टमर नहीं बनेगा। और इसी के लिए कस्टमर का निर्माण करने के लिए ही उसे ये दोनों कार्य को करना पड़ता है, और इन 2 आधारभूत कार्यों से ही अन्य व्यावसायिक कार्यों का उदय होता है। ये आधारभूत कार्य हो गए, और ये आधारभूत कार्यों से ही अन्य कार्य जो है उनका उदय होता है। कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला है वित्तीय कार्य। व्यवसाय का सबसे पहला कार्य क्या है? वित्तीय। वित्त को व्यवसाय का रक्त भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त की भूमिका होती है, उसके कारण ही हमारा शरीर का संचालन होता है, सारी क्रियाएं उसी से होती है। ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय भी, वित्त भी व्यवसाय का रक्त होता है, और बिना वित्त के व्यवसाय बिना खून के शरीर के समान हो जाता है, जिसको हम मृत बोल सकते हैं। इसलिए व्यवसाय का सबसे पहला कार्य कौन सा हो गया? वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य से ही कच्चा माल खरीदा जाएगा, वित्तीय कार्य से ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, वित्त से ही सारी एक्टिविटीज़ जो है अथ से लगाकर इति तक की सारी एक्टिविटीज़ वित्त से ही होने वाली। इसलिए सबसे पहला कदम
उसे अपनी पूंजी जुटाना रहता है कि वो पूंजी कहाँ से लाएगा, किस माध्यम से लाएगा, उसके कौन कौन से स्रोत होंगे, उस पूंजी का कहाँ उपयोग किया जाएगा। ये सारा जो वित्तीय कार्य के अंतर्गत आता है, फाइनेंशियल वर्क में आता है। दूसरा कार्य देखेंगे तो क्रय। पूंजी जुटाने के बाद वह जो कार्य करने वाला है उसमें उसे माल खरीदना पड़ेगा। यदि वो खरीद कर बेचने वाला है तो खरीदना पड़ेगा, यदि वो माल बना करके बेचने वाले होंगे तो कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। तो पूंजी जुटाने के बाद व्यवसाय का एक प्रमुख कार्य है वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करना। निर्माता कच्चे या अर्धनिर्मित माल का क्रय करता है और व्यापारी निर्मित माल का क्रय करता है। ठीक है, ये दो कार्य समझ में आ गए होंगे। तीसरा है निर्माण करना। पूंजी जुटा ली, पूंजी से कच्चा माल या निर्मित माल खरीद लिया, अब उसको क्या करना है, उससे निर्माण कार्य करना है। जो रॉ मटेरियल खरीदा है उस रॉ मटेरियल से क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल से वह वस्तुओं का निर्माण करेगा। उस रॉ मटेरियल से वह वस्तुओं का निर्माण करेगा। कुछ व्यवसाय कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल का उपयोग करके जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का निर्माण कार्य करते हैं। आज हमारे घर में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखती है वो सारी वस्तुएं किसी न किसी कंपनी ने, किसी न किसी उद्योग ने बनाई है। तो उन्होंने रॉ मटेरियल से पक्का माल बनाया, कच्चे माल से पक्का माल बनाया और हमें वो वस्तुएं दी है। तो निर्माण कार्य हो गया। अगला कार्य कौन सा है, विक्रय कार्य। विक्रय कार्य मतलब वस्तु बनने के बाद में उसको केवल फैक्ट्री के अंदर रखा नहीं जाता है, उस वस्तु को मार्केट में बेचना भी होता है और अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु व्यक्तियों की भांति व्यवसाय के लिए भी क्रय कार्य करना होता है। व्यापारी द्वारा क्रय किया गया माल तथा निर्माता द्वारा उत्पादित माल विक्रय द्वारा ही उपभोक्ता तक पहुंचाना संभव होता है। एक उत्पादक द्वारा बनाई गई वस्तु और व्यापारी द्वारा क्रय की गई वस्तु, ये दोनों को यदि उपभोक्ता तक पहुंचाना है तो उसके लिए एक कड़ी कौन सी है, विक्रय। विक्रय करना पड़ेगा। फिर है नियोजन एवं नियंत्रण। किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगी और उस प्लानिंग के अनुसार जब कार्य होगा तो उसके ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, नियंत्रण भी करना पड़ेगा। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये उसका व्यवसाय का एक कार्य है। क्योंकि प्लानिंग के अनुसार कार्य तो होगा लेकिन यदि नियंत्रण नहीं होगा तो धोखाधड़ी होगी। उसमें कर्मचारियों के द्वारा व्यापारी को धोखा भी दिया जा सकता है, इसलिए नियंत्रण होना जरूरी है। फिर है सेवी वर्गीय कार्य। आधुनिक समय में मानव संसाधन विकास का विशेष महत्व है। कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, योग्यता अनुसार कार्य का वितरण, श्रम कल्याण, वेतन, पदोन्नति, ये सारे कार्य भी व्यवसाय को करना पड़ता है। सेवा वर्गीय, मानव संसाधन सेवा देने का काम करता है और इन के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है, उनकी भर्ती करना पड़ती है, उनको ट्रेनिंग देना होती है, उनकी योग्यता अनुसार उनको कार्य का वितरण किया जाता है, श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करना पड़ता है, वेतन है, पदोन्नति, ये सारे काम सेवा वर्गीय कार्य होते हैं जो व्यवसाय को करना होता है। अगला काम कौन सा है, लेखा कर्म कार्य। भाई जो आज हम ये अकाउंट्स जो हम पढ़ते हैं तो अकाउंट्स क्या है, वो लेखा कर्म कार्य ही। व्यापारी ने कितनी पूंजी लाया, कितना माल खरीदा, कितना निर्माण किया, कितना बेचा, ये सारा उसको अकाउंट्स रखना पड़ता है, हिसाब रखना पड़ता है। फिर है अभियांत्रिकी कार्य। व्यवसाय का विकास तथा विशिष्टीकरण के लिए अभियांत्रिकी कार्य आवश्यक होता है। आज हम देखते हैं कि आज जिस मशीन से उत्पादन हो रहा है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई सी नई मशीन आ जाती है। प्रतिदिन साइंस विकास कर रहा है, एक नई नई चीज़ हमारे सामने आ जाती है। 1 साल बाद 2 साल बाद हमारे घर में जो हम टीवी खरीदते हैं वो 5 साल के बाद पुरानी हो जाती है। तो इतनी तेज़ गति से जो विकास हो रहा है, तो ये जो अभियांत्रिकी कार्य है मतलब टेक्नोलॉजी वर्क है, ये भी व्यवसाय को समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। कार्यालय के कार्य, कार्यालय व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उसके लिए जो है कार्यालय एक व्यावसायिक संगठन का हृदय होता है, हार्ट होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो हार्ट है वो पंपिंग करके खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है, इसी प्रकार से जो कार्यालय है, इस कार्यालय से ही सारे कार्य संचालित होते हैं। इसलिए उसको व्यवसाय का संगठन का एक हृदय कहा गया है। और अनुसंधान कार्य, विपणन के साथ साथ व्यवसाय का प्रमुख कार्य नव प्रवर्तन भी है।
मतलब नव प्रवर्तन के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय में अनुसंधान कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए, नए नए तरीकों को अपनाते रहना चाहिए। हम खुद हमारे मोबाइल को समय समय पर अपडेट करते हैं। इस अपडेट करना मतलब क्या है? नया वर्जन, नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसके साथ में मिलान कर लेना। तो समय के साथ जब व्यक्ति अपने आप को अपडेट कर लेता है तो हमें हमारी कार्य के तरीकों को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सारे जो कार्य जो थे 10 प्रकार के जो कार्य हैं व्यवसाय के कार्य हमने देखे। आगे हम देखते हैं कि व्यवसाय का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, तो ये इसका तो बहुत महत्व है। आज के समय में सुबह से लगाकर शाम तक व्यक्ति यदि दौड़ रहा है तो किसके लिए दौड़ रहा है? वह कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं करने के लिए ही दौड़ रहा है। तो व्यवसाय समाज द्वारा अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु स्थापित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये व्यवसाय क्या है? एक व्यवस्था है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने की। आज हमारे घर में हमारे जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किसके माध्यम से आई है? व्यवसाय के माध्यम से आई है, बिजनेस के माध्यम से आई है। यदि उद्योग में वस्तु नहीं बनेगी तो वाणिज्य उसे हमारे घर तक नहीं पहुंचाएगा। प्रत्यक्ष सेवाएं नहीं होगी तो वो हमारे घर तक वस्तुएं नहीं आ पाएगी, और हमारे घर तक वस्तु नहीं आएगी तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, हमारा जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय की आज के समय में तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। आज यदि एक दिन यदि कोई ट्रकों की यदि हड़ताल हो जाती है तो वस्तुएं मिलना मुश्किल हो जाती है, हमें दूध नहीं मिल पाता है, हमारी आवश्यकता की जो चीज़ें, अनिवार्य आवश्यकता की चीज़ें वो नहीं मिल पाती है। तो व्यवसाय एक व्यवस्था है, इसको हम क्या बोलेंगे? व्यवसाय क्या है? व्यवस्था है। आज विश्व में उसी देश का महत्व है जो व्यावसायिक दृष्टि से आगे बढ़ चुके हैं। व्यवसाय के महत्व क्या क्या हैं? तो सबसे पहला व्यवसाय का महत्व क्या है? संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर पाता है। व्यवसाय एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंतर्गत देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इनका कुशलतम तरीके से उपयोग किया जा सकता है व्यवसाय के कारण। यदि ये बिजनेस नहीं होता, व्यवसाय के अंग नहीं होते, तो व्यवसाय जो देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो धरे के धरे रह जाते, उनका उपयोग नहीं हो पाता। दूसरा इसका महत्व क्या है? उत्पादन में विशिष्टीकरण। उत्पादन में विशिष्टीकरण, व्यवसाय के कारण ही उत्पादन में विशिष्टीकरण को अपनाया जाता है, कार्य विभाजन को अपनाया जाता है, श्रम विभाजन को अपनाया जाता है, योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य दिया जाता है। तीसरा महत्व क्या है? उपयोगिता का सृजन। व्यापार क्या करता है? वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देता है, वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देता है, उसके आवरण को सुंदर बना देता है, उसको आकर्षक बना देता है और लोगों के उपयोग के लिए उसको मार्केट में उतार देता है। जैसे हम बोलते हैं फैशन, फैशन का काम क्या है? जो वस्तुएं हमें आकर्षक लगती है उसके अंदर तो वही वस्तु रहती है लेकिन बाहर का आवरण उसको आकर्षित बना दिया जाता है। इसी प्रकार से उपयोगिता का सृजन, जहाँ जिसकी आवश्यकता नहीं है उस वस्तु को जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उस जगह पर पहुँचा देना, ये उसकी उपयोगिता का सृजन करता है। जो कच्चा माल है, जो मिट्टी में मिला हुआ है, उस माल को बाहर निकाल कर उसको उपयोगी बना देना, उसको महत्व, उसको मूल्यवान बना देता है। ये कौन करता है? व्यवसाय करता है। जीवन स्तर में वृद्धि। आज हमारा जीवन स्तर जो इतना हमें एडवांस जो हमें दिखाई देता है कि हम हमारे घर बैठे बैठे दुनिया में कहीं बात कर सकते हैं, हम मैसेज भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पलक झपकते ही हम दुनिया में किसी भी जगह हम पहुंच सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो ये सभी जीवन स्तर में जो वृद्धि हुई है किसके कारण हुई है? ये व्यवसाय के कारण हुई है। राष्ट्र का विकास होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता है, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास होता है। आज व्यवसाय के कारण ही दो देश आपस में साथ में मिलते हैं, और जब दो देश के लोग आपस में बिजनेस करते हैं तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ का शैक्षिक परिदृश्य, ये दोनों आपस में मिलाप होता है, आपस में ट्रांसफ़र होता है। वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की शिक्षा को हम समझते हैं, वो हमारी संस्कृति और शिक्षा को समझते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार का लाभ, और साथ में हमें दूसरे देशों में जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, ये उसका भी हमें लाभ मिल पाता है। तो ये उसके महत्व हैं जो कि हम 5 पॉइंट में परीक्षा के हिसाब से लिख सकते हैं, और भी हमारे मन से हम बहुत सारे लिख सकते। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, और वो कौन सा है? व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम, जोखिम शब्द मतलब रिस्क,
आज के समय में यदि हम बोले कि व्यवसाय, तो व्यवसाय का, बिजनेस का दूसरा नाम है रिस्क। जो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे व्यापार करना है, तो उसको बोलना पड़ेगा कि तेरे अंदर जोखिम उठाने का साहस है या नहीं। जो प्रतिफल है, जो लाभ है, वह जोखिम का प्रतिफल है। जिसने रिस्क उठाई है, उस रिस्क का जो प्रतिफल है वो लाभ है। तो सबसे पहला रिस्क, और रिस्क उठाने के लिए व्यक्ति के अंदर साहस होना, साहसी होना। तो व्यापारी के अंदर सबसे पहला ही गुण है साहसी होना। तो ये जो रिस्क है, तो व्यवसाय की सबसे प्रमुख विशेषता है प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता ये व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रतिफल की अनिश्चितता, प्रतिफल मतलब लाभ। व्यापारी व्यापार करता है, उसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, उसे लाभ मिलने वाला है। लेकिन ये लाभ कैसा है, ये लाभ उसका अनिश्चित है, क्योंकि उसको लाभ ही होगा ये निश्चित नहीं है। लाभ हो या हानि हो, ये कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। और ऐसा व्यवसाय में जोखिम के कारण होता है। और ये सब किसके कारण होता है, जोखिम के कारण, रिस्क के कारण। व्यवसाय की सफलता केवल व्यवसाय पर निर्भर न करके अनेक अन्य कारणों पर भी निर्भर करती है। व्यवसायी कितना भी माइंडेड होगा, कितना भी इंटेलिजेंट होगा, कितना भी कुशल होगा, योग्य होगा, चतुर होगा, लेकिन सभी परिस्थितियां व्यवसायी की कुशलता पर निर्भर नहीं करती है। कुछ अन्य कारण भी होते हैं जिसके कारण व्यवसायी को रिस्क उठाना पड़ सकती है। और ये रिस्क कैसी होती है, अनिश्चित होती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वही व्यवसायी अपने व्यवसाय में सफल होता है जो इन जोखिमों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियों का निर्माण करता है। भविष्य में होने वाली जितनी भी जोखिमें हैं, उन जोखिमों को सबको ध्यान में रख कर के ही जो व्यवसायी अपनी पॉलिसी बनाता है, अपनी नीतियाँ बनाता है, अपने कार्य करता है, वही टिका रह सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि ये रिस्क क्या है, व्यावसायिक जोखिम का आशय क्या है। आखिर को व्यावसायिक जोखिम क्या होती है, तो व्यावसायिक जोखिम से आशय है अप्रत्याशित लाभ या फिर हानि। अप्रत्याशित का मतलब होता है कि अचानक, अप्रत्याशित का मतलब होता है जो अचानक घटने वाली घटना, उसे बोला जाता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित लाभ या फिर हानि की संभावना से है, जो अनिश्चितताओं या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होती है। अप्रत्याशित लाभ या हानि की संभावना से है। व्यावसायिक जोखिम का मतलब अप्रत्याशित लाभ या हानि की संभावना जो अनिश्चितता या अप्रत्याशित घटने वाली घटनाओं के कारण होता है। भाई उसे अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है और अप्रत्याशित हानि भी हो सकती है। जो उसने सोचा नहीं होगा इतना लाभ भी हो सकता है, और जो उसने सोची नहीं होगी इतनी हानि भी हो सकती है। और ये सब किसके कारण हो सकती है, ऐसी घटनाएं जो अनिश्चित। आज का जो समय कोरोना काल का समय है, ये किसी ने सोचा था क्या? ये निश्चित नहीं था, ये अनिश्चित था। बाढ़, अकाल, भूकंप, महामारी, ये सब निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। और इसका कोई, ये घटनाएं कैसी होती, अप्रत्याशित घटनाएं होती, अनिश्चित होती है। और इनके कारण जो अप्रत्याशित, उसे जो हानि उठाना पड़ती है या फिर किसी किसी को अप्रत्याशित लाभ होता है, ये सब कहलाते हैं व्यावसायिक जोखिम कहलाते हैं, बिजनेस रिस्क कहलाती है। उदाहरण के लिए फैशन या रुचि में अचानक परिवर्तन होना। फैशन बदल गई अचानक, लोगों की रुचि में परिवर्तन आ गया अचानक, और उसके कारण व्यापारियों को अप्रत्याशित हानि उठाना पड़ती है। उन्होंने माल भर लिया लेकिन लोगों की रुचि बदल गई, उनको नहीं खरीदना है। और भी क्या हो सकता है, दूसरी दशा में अत्यधिक वर्षा या बाढ़ के कारण यदि कच्चा माल या उत्पादित वस्तुएं खराब हो जाती है, बहुत अधिक बारिश हो गई, बहुत अधिक सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, और उसके कारण उनका माल धरा का धरा रह जाता है, उत्पादन लागतें बढ़ जाएगी, लाभ कम हो जाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाता है, व्यावसायिक जोखिम है। ये हार्डी ने उसको परिभाषित किया है, व्यावसायिक जोखिम को लागत, हानि या नुकसान की अनिश्चितता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यावसायिक जोखिम का मतलब लागत, हानि या नुकसान की अनिश्चितता। लागत की अनिश्चितता, हानि की अनिश्चितता, नुकसान की अनिश्चितता, ये तीनों अनिश्चितताओं को ही क्या बोलेंगे हम, व्यावसायिक जोखिम बोलेंगे। और भी व्हीलर ने क्या परिभाषित किया है, कुछ प्रतिकूल घटनाओं से, प्रतिकूल, भाई अनुकूल तो हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहता, कुछ ना कुछ प्रतिकूल घटनाएं होती है, अपोजिट घटनाएं जिनको बोलते हैं, उन्हीं को हम प्रतिकूल बोलते हैं। तो कुछ प्रतिकूल घटनाओं से हानि की संभावना को जोखिम कहते हैं।
कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होती, उसे प्रतिकूल बोलते हैं। और प्रतिकूल घटनाओं के कारण जो हानि होती है या हानि की संभावना होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जोखिम कहते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा जोखिम क्या होता है। अब हम इसके प्रकार समझते हैं। तो व्यावसायिक जोखिम को दो भागों में बांटा गया है। जोखिम को दो भागों में बांटा गया है, और वो जोखिम है, एक कहलाती है सट्टा जोखिम और दूसरी जोखिम कहलाती है विशुद्ध जोखिम। सट्टा जोखिम मतलब सट्टा या विशेष जोखिम वह होते हैं जिनका सामान्यतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सट्टा, ये शब्द सुना होगा तुम लोगों ने। कई लोग सट्टा लगाते हैं, नंबर लगाते हैं कि वो चक्र घूमता जाता है और वो कहाँ पर जाकर के गिरेगा ये निश्चित नहीं है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार से सट्टा जोखिम में क्या होता है, विशेष जोखिम होते हैं जिनका सामान्यतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसमें लाभ एवं हानि दोनों की संभावना होती है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। अतः प्राय इस प्रकार के जोखिमों का बीमा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो सट्टा जोखिम होते हैं जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि लाभ होगा या हानि, ऐसे जोखिमों का बीमा भी नहीं हो सकता, और इसलिए इन्हें बीमा अयोग्य जोखिम भी कहते हैं। सट्टा जोखिम को बीमा अयोग्य जोखिम कहते हैं। ऐसे जोखिमों का हम बीमा नहीं करवाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्तियों की रुचि, फैशन इत्यादि में परिवर्तन होने से बाजार की दशाओं में परिवर्तन होना। फैशन में बदलाव आ गया, रुचि में बदलाव आ गया और माल नहीं बिक रहा है, उसका हमने अनुमान भी नहीं लगाया था कि रुचि में परिवर्तन हो जाएगा, फैशन में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसका बीमा कैसे कराओगे? जिस चीज़ का हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान होगा, उसका बीमा कैसे होगा? भाई बीमा किस आधार पर होता है? अनुमान के आधार पर ही होगा कि इतना इतना नुकसान होगा। तो जिस चीज़ का, जिस वस्तु का हम अनुमान ही नहीं लगा सकते, उसका बीमा कैसे होगा? तो ये जोखिम कौन सा है? सट्टा जोखिम है। इसलिए इन्हें बीमा योग्य कहते हैं। व्यक्तियों की रुचि, फैशन में परिवर्तन होना, लागत में कमी करने वाली किसी नई मशीन का आविष्कार होना। कोई सी ऐसी मशीन आ गई जिससे कि कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, वस्तुएं बहुत ज़्यादा बनने लगती है, उसकी लागत कम आती है, तो दूसरी मशीनें धरी की धरी रह जाती है। जिन लोगों ने ऊंची लागत पर जो वस्तुएं बनाई है, उनकी वस्तुएं या तो उन्हें कम कीमत पर बेचना पड़ेगी, जो उनकी लागत लगी उससे भी कम कीमत पर बेचना पड़ेगी। तो ये सभी अप्रत्याशित घटनाएं हैं, अप्रत्याशित लाभ है, जो कि सट्टा जोखिम के अंतर्गत आता है। व्यापारी को उसका पता नहीं रहता है कि ये जोखिम आने वाला है। यदि उसको पता रहे, उसका अनुमान भी यदि लगा सके, तो वो उसका बीमा करवा ले, लेकिन उसको इसका कोई पता नहीं है कि व्यक्ति की फैशन में क्या बदलाव आने वाला है, उसकी रुचि में क्या बदलाव आने वाला है। सरकार की नीतियां जैसे आयात निर्यात नीति, कर नीति आदि में परिवर्तन होना, सरकार ही बदल जाना, सरकार की पॉलिसी में बदलाव आना, आयात निर्यात की नीतियों में बदलाव आना, ये सभी कोई निश्चित नहीं होता, और इनके कारण जो व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है वो अनुमान से परे होता है, और इसलिए इनका बीमा भी नहीं होता है, और ये सट्टा जोखिम होते हैं। यदि यह दशाएं व्यवसाय के पक्ष में रहती है तो लाभ होता है, और पक्ष में नहीं होती तो हानि होता है। अगला जोखिम होता है विशुद्ध जोखिम। सट्टा जोखिम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विशुद्ध जोखिम मतलब ये सामान्य जोखिम होते हैं। विशुद्ध जोखिम को हम क्या बोलेंगे? सामान्य जोखिम होते हैं जिनका कि व्यापारी अनुमान लगा सकता है। वह ये सामान्य जोखिम होते हैं जिसका व्यापारी अनुमान लगा सकता है। इन जोखिमों में केवल हानि या हानि नहीं की संभावना होती है, और इस प्रकार के अधिकांशतः जोखिमों का बीमा कराया जा सकता है। जो विशुद्ध जोखिम है इसका बीमा कराया जा सकता है, इसका वो अनुमान लगा सकता है। जैसे गोडाउन में माल रखा है तो वो इसका अनुमान लगा सकता है कि 5 लाख रुपए का माल रखा है, यदि आग लग गई तो उसका 5 लाख रुपए का नुकसान होगा, तो वो 5 लाख का बीमा करा लेता है। पानी ज़्यादा बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से उसका माल खराब होगा, तो उसने अनुमान लगा सकता है कि 5 लाख का माल है तो 5 लाख का नुकसान होगा, तो इसका बीमा करा सकता है। तो ये जोखिम क्या कहलाता है? बीमा योग्य जोखिम भी है और विशुद्ध जोखिम है या सामान्य जोखिम बोलते हैं। जैसे आग, दुर्घटना, चोरी, डकैती, हड़ताल। भाई चोरी किसकी होगी? उसके पास जो माल रखा होगा वो, और उस माल की कीमत उससे मालूम है, इसलिए उसका पहले बीमा करा लेता है। डकैती किसकी होगी? जो माल है उसकी, और वो माल की कीमत उसे मालूम है। हड़ताल होने से भी उसको जो नुकसान होने वाला है तो वो उसका अनुमान लगा सकता है
कि उसको कितना नुकसान हुआ है। तो जिन चीज़ों का अनुमान लगा सकता है उसका बीमा कराया जा सकता है, और इसलिए बीमा योग्य जोखिम या विशुद्ध जोखिम उसको हम कहते हैं। आगे देखते हैं व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति या विशेषता, कि जो व्यावसायिक जोखिम है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं आती है। ये हमने क्या देख लिया, व्यावसायिक जोखिम से क्या आशय है, व्यावसायिक जोखिम के प्रकार देख लिए कि सट्टा जोखिम, विशुद्ध जोखिम। अब आगे देखते हैं कि विशेषताएं कौन कौन सी है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहले आ रही है कि व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितता का परिणाम है। व्यावसायिक जोखिम, जोखिम व्यापार में जो जोखिम है वो किससे आता है, अनिश्चितता से आता है। यदि वो निश्चित होता तो उसको हम जोखिम ही नहीं बोलते, उसको रिस्क ही नहीं बोलते। जोखिम हमेशा अनिश्चित होता है। बाढ़ है, भूकंप है, महामारी है, ये अनिश्चित होता है। दूसरा, जोखिम व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। यदि रिस्क नहीं होगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो, आज व्यापारी को जो अधिक, हम बोलते हैं कि जो एक मध्यम वर्गीय जो सैलरी पर्सन होता है उसको एक निश्चित सैलरी मिलती है, तो उसकी जो इनकम में बंधी हुई रहती है, वो अपना आय व्यय उसके अनुसार ही करता है। लेकिन व्यापारी, हम सोचते हैं कि अरे उसका इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना वो पैसे वाला है, तो कितना मज़े, व्यापारियों की तो मज़े है। लेकिन वास्तव में ये उसको जो प्रॉफिट हुआ है ये क्या है, उसके साहस का प्रतिफल है। वो उसने रिस्क उठाई है, उसने एडवांस में 5 लाख 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है, और उसमें से उस जो रिस्क उठे उस रिस्क का प्रतिफल भी मिलता है उतना बड़ा। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा उसका प्रतिफल होता है। तो उसकी जो जीवन शैली है उसके पीछे यदि हम झाँक कर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रिस्क उठाता है वो, और इसीलिए जो जोखिम व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। यदि ये रिस्क नहीं हो तो व्यवसाय नहीं होगा। तीसरा है, जोखिम व्यवसाय की प्रकृति में आकार पर निर्भर करता है। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा जोखिम, जितनी बड़ी रिस्क उतना उसका ज़्यादा लाभ होगा। तो जितना बड़ा जो व्यापार है उतनी बड़ी उसकी रिस्क भी होती है। लाभ व्यवसायिक जोखिम का प्रतिफल है। जिसने रिस्क उठे उसका प्रतिफल, उसको लाभ मिलता है। एकाधिकार अंश का जोखिम पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यापार पर एकाधिकार है तो उस व्यापार में जोखिम कम हो जाता है, और एकाधिकार नहीं है, एकाधिकार मतलब किसी वस्तु को बेचने का एक ही व्यक्ति को अधिकार होना। अब किसी वस्तु को बेचने का एक ही व्यक्ति को अधिकार होगा मतलब वहाँ रिस्क कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु को बेचने का अधिकार है, मतलब वही बेच सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बेच सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि लाभ उसी को होगा। तो यहाँ पर एकाधिकार का भी जोखिम पर प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो ये विशेषता हमने देख ली। आगे हम चलते हैं व्यावसायिक जोखिम के कारण। ये प्रश्न कई बार आता है कि व्यावसायिक जोखिम किन किन कारणों से आता है, उसके कारण लिखिए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी, कि व्यावसायिक जोखिम किन कारणों से आता है। तो व्यावसायिक जोखिम आने के जो कारण है वह है अलग अलग कारण है। पहला कारण है प्राकृतिक कारण। प्रकृति, व्यवसाय में जोखिम आने का पहला कारण कौन है? प्रकृति, नेचर। उसके कारण व्यवसाय में जोखिम आता है। कौन? प्रकृति क्या करती है? ज़्यादा अधिक बारिश होने से बाढ़ आ गई, ज़मीन में भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, महामारी आ गई, ये सभी क्या है? ये नेचर ही है। भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, तूफान आदि पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, वो सभी प्रकृति है। और इन आपदाओं के परिणाम स्वरूप जीवन, संपत्ति, व्यवसाय को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक जोखिम मौसमी कारणों से, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूगर्भीय घटनाएं जैसे भूकंप, आकस्मिक कारण जैसे जहरीले गैस का रिसाव, प्रदूषण, बिजली गिरना आदि के कारण उत्पन्न होता है। ये सभी प्राकृतिक कारण हैं। हम लिख सकते, बहुत नॉर्मल बात है कि प्रकृति के कारण क्या आपदाएं आती है। वो सभी व्यावसायिक जोखिम का पहला कारण हो गया, प्राकृतिक कारण। दूसरा कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से व्यवसाय में क्या जोखिम आता है? व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण है बाजार दशाओं एवं अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन। बाजार की दशाएं और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होना, ये आर्थिक कारण है। बाजार की दशा और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। अब चलिए इसको समझते हैं। मांग में परिवर्तन होना, मांग में परिवर्तन होना, वस्तु की मांग बढ़ती है तो मांग में परिवर्तन होना, वस्तु की मांग में वृद्धि होना और वस्तु की मांग में कमी होना, ये मांग में होने वाला परिवर्तन है। अब ये मांग में परिवर्तन किससे होता है? व्यक्तियों की आय से, रुचि से और फैशन से।
व्यक्ति की जब आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। व्यक्तियों की यदि आय कम होगी तो मांग में कमी होगी। उसकी रुचि बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि होगी। फैशन में परिवर्तन होगा तो मांग में वृद्धि होगी। तो ये जो मांग में परिवर्तन है, ये सभी क्या है? आर्थिक कारण है, बाजार की दशाएं हैं। मांग में परिवर्तन होना बाजार की दशाएं। बाजार की दशा मतलब जो मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट में वस्तुएं अधिक बिक रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? व्यक्ति के पास पैसा होगा तो ही मार्केट में जाएगा, और व्यक्ति के पास पैसा कैसे होगा? उसकी आय बढ़ेगी, और उसकी आय बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? वो उसका या तो उसको इनकम ज़्यादा हो रही है, किसी न किसी कारण से इसकी इनकम में वृद्धि होना, और ये इनकम में वृद्धि होना, ये हमारा एक अर्थव्यवस्था का जो सर्कल है वो उससे ही घूमता है। व्यक्ति की आय में वृद्धि होना ये अर्थव्यवस्था के चक्र को घुमाता है। ये तो ये मांग में परिवर्तन होना, कीमतों में परिवर्तन होना, कीमतों में वृद्धि और कमी होने से भी ये बाजार की दशाएं बदल जाती है। प्रतिस्पर्धियों की क्रियाएं, कभी कभी प्रतिद्वंदी व्यवसायियों की क्रियाएं, जैसे वस्तु को कम कीमत पर बेचना, किस्म में सुधार करना, आकर्षक पैकिंग, लुभावनी विज्ञापन आदि के कारण भी व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हम देखते हैं हमारे बाज़ारों में बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, और उन मॉल में अच्छी किस्म की वस्तुएं सस्ते दर पर मिल रही है। तो जो बाहर की जो छोटी छोटी जो दुकानें हैं, वो उनका जो बिजनेस है वो कम हो गया। तो ये सभी क्या है? ये आर्थिक कारण है। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये बाजार की दशाएं और अर्थव्यवस्था में होने वाला जो परिवर्तन है, ये सभी आर्थिक कारण। वित्तीय समस्याएं, उधार की ब्याज दरों में वृद्धि, करों में वृद्धि, सरकार यदि टैक्स बढ़ा देगी तो उससे भी फर्क पड़ता है, और यदि बैंक यदि ब्याज की दर बढ़ा देगी तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये सभी आर्थिक कारण है जिसके कारण व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है मानवीय कारण। मनुष्य, इंसान, ये भी व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न करने वाला एक सबसे बड़ा कारण है। हड़ताल, व्यवसाय में काम करने वाला कर्मचारी हड़ताल पर चला गया और उस हड़ताल के कारण जोखिम उत्पन्न हो जाएगा, तो ये मानवीय कारण हो गया। तालाबंदी कर दी, सट्टेबाजी, कई बार सट्टेबाजी हो जाता है, हम बोला जमाखोरी, कालाबाजारी। अभी एकदम अचानक किसी वस्तु का भाव बढ़ जाना, किसी वस्तु की मांग बढ़ जाना, और इसका मतलब होता है कि उसका भाव मूल्य बढ़ जाना। और मांग कब बढ़ जाती है? जब मार्केट में वस्तु की कमी होती है। तो व्यापारी क्या करते हैं? उस वस्तु की जमाखोरी करते हैं। जमाखोरी करना मतलब कि उस वस्तु को गोडाउन में जमा करके रखते हैं और मार्केट में उसको नहीं निकाला जाता उनके द्वारा, तो इसको जमाखोरी कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों के कारण भी ये सभी मानवीय कारण है। कर्मचारियों की लापरवाही होना, फिर चोरी, दुर्घटना से व्यवसाय को हानि हो सकती है, बेईमानी से व्यापारी को जोखिम उठाना पड़ सकती है, कर्मचारियों द्वारा वस्तुओं की चोरी, ग्राहकों द्वारा बकाया राशि न देना, ये सभी क्या है? ये सभी मानवीय कारण है। ये इन मानवीय कारणों से व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। फिर है भौतिक कारण। भौतिक कारणों से जोखिम उत्पन्न होता है और व्यवसाय में हानि की संभावना होती है। जैसे मशीन खराब हो जाना, मशीन या संयंत्र में दोष होने पर दुर्घटना हो सकती है, काम रुक सकता है, जिससे व्यावसायिक हानि उठाना पड़ सकती है। और अन्य कारणों में बहुत सारे कारण हैं, जैसे राजनीतिक घटनाक्रम है, अकुशल प्रबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन होना है। ये सभी अन्य कारण हैं जिससे व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। तो पहला कारण कौन सा देखा हमने? प्राकृतिक कारण। दूसरा कारण कौन सा देखा हमने? आर्थिक कारण। तीसरा मानवीय कारण, चौथा भौतिक कारण, और पांचवा अन्य कारण। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं। चलिए आगे देखते हैं, व्यवसाय में लाभ की भूमिका क्या है। लाभ, प्रॉफिट। भाई व्यवसायी व्यापार किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए कर रहा है। तो व्यापार में प्रॉफिट की क्या भूमिका है? तो प्रॉफिट तो व्यापार की जान है। प्रॉफिट नहीं होगा तो व्यापार टिकेगा नहीं, और व्यापार में यदि प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखेगा? तो उसको जिंदा रखने के लिए प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन उसकी भूमिका क्या है उसको हम समझते हैं। लाभ व्यवसाय का आधार है, बेस है उसका। बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय दीर्घकाल तक नहीं चलाया जा सकता। लाभ नहीं होगा तो उस व्यापार को हम लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। और लाभ व्यवसाय की प्रेरणा शक्ति है। लाभ व्यवसाय की प्रेरणा शक्ति मतलब उसको धक्का देने वाला कौन है? लाभ है। व्यवसायी को घर से बाहर निकलने वाला कौन है? लाभ है।
परंतु आधुनिक समय में व्यवसाय में सामाजिक हित को महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। आज के समय में ये बदल गया है, विचार जो है वो बदल गया है कि लाभ के साथ साथ सामाजिक हित को भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। आज के समय में लाभ तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन लाभ के साथ में समाज को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है कि समाज का हित को भी ध्यान में रखा जाता है। आज कोई भी व्यवसाय समाज के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकता। कोई भी व्यवसाय हो वो समाज के हितों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उनको भूल नहीं सकता। उसको लाभ कमाने के साथ में समाज का हित देखना पड़ेगा। यदि वो समाज को ध्यान में नहीं रखेगा तो वो लाभ का जो उसका जो मापदंड है वो कम हो जाएगा, उसका रेशो कम हो जाएगा। इसलिए उसको लाभ और समाज दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ का आशय देख लेते हैं। लाभ एक निश्चित अवधि में फर्म के व्ययों पर आय का आधिक्य है। एक निश्चित अवधि, अवधि आ गया मतलब वित्तीय वर्ष आ गया। वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक निश्चित अवधि में व्ययों के ऊपर आय का आधिक्य लाभ कहलाता है। व्यापारी ने 5 करोड़ रुपए का माल खरीदा और 7 करोड़ रुपए का माल बेचा। व्यय कितना किया? 5 करोड़। और इनकम कितनी आई? 7 करोड़। आधिक्य कितना हुआ? 2 करोड़। 2 करोड़ का प्रॉफिट है, इसे हम बोलेंगे लाभ। व्यय पर आय का आधिक्य वो कहलाता है लाभ। वास्तव में लाभ स्वभाव में अवशेष होता है। लाभ क्या है? अवशेष है। हमने खर्च किया और उस खर्च से इनकम जो हुई है, तो खर्च को हटाने के बाद जो बचेगा अवशेष, वो ही प्रॉफिट है। अतः उत्पादन के अन्य सभी साधनों के पुरस्कार देने के बाद, उत्पादन के जितने भी साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, इन सभी को इनका पुरस्कार दे देंगे, उसके बाद जो बचता है वो लाभ कहलाता है। और इस प्रकार लाभ क्या है? साहसी का पुरस्कार है। और साहसी कौन है? व्यापारी। व्यापारी ने साहस किया है रिस्क उठाने का, और उस साहस का पुरस्कार ही क्या कहलाता है? लाभ। उसको पुरस्कार दिया जाता है, प्राइज उसका है वो। तो ये लाभ का एक उसका आशय दिया है। व्यवसाय में लाभ की भूमिका क्या है? अभी हमने देखा कि लाभ तो उसका आधार है। सबसे पहला व्यवसाय के अस्तित्व की रक्षा। लाभ होने से ही वह अपने व्यवसाय को जिंदा रख सकता है, उसका अस्तित्व बनाए रख सकता है, उसका विकास कर सकता है। दूसरा है कार्यक्षमता में वृद्धि। लाभ होने से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। वो अपनी अच्छी मशीनें ले आता है, अच्छा माल खरीदता है, अच्छे कर्मचारी रखता है, सारी चीज़ें अच्छी लाता है। वो कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है, व्यवसायी को प्रेरणा मिलती है। वे अधिक लाभ अधिक प्रेरणा को जन्म देता है, अधिक कार्य शक्ति को जन्म देता है। और भी क्या है? विनियोगों पर लाभ। भाई लाभ यदि व्यवसाय में होता है तो कोई भी व्यक्ति उधार आसानी से दे देता है। बैंक खुद व्यक्ति को कम दर पे उसको आसानी से पूंजी उपलब्ध हो जाती है, तो विनियोगों पर उसे लाभ होता है। भविष्य की अनिश्चितता से बच जाता है। भाई भविष्य अनिश्चित है, उसमें कोई भी जोखिम उठाना पड़ सकता है, तो उस जोखिम उठाने के लिए उसको लाभ में से कुछ पैसा बचा कर रखना पड़ेगा ताकि वो भविष्य में होने वाले जोखिम से बच सके। ये उसकी भूमिका है। नियंत्रण का कुशलता की माप। यदि व्यापार में लाभ हो रहा है मतलब व्यापारी कुशल है, लाभ नहीं हो रहा है मतलब उसका प्रबंधन अच्छा नहीं है, ये कुशलता की माप भी है। नियंत्रण का साधन। आधुनिक समय में व्यवसाय के स्वामी का प्रबंधक अलग अलग होते हैं। व्यवसाय के स्वामी और प्रबंधक ये अलग अलग होते हैं। प्रबंधक व्यवसाय में कितने परिश्रम व कुशलता से कार्य कर रहे हैं, यह बात उनके विभाग द्वारा प्राप्त लाभों से ज्ञात की जा सकती है। कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है या नहीं, ये किससे पता चलता है? ये उसके लाभ से पता चलता है, और इस आधार पर हम उनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। व्यवसाय का विकास विस्तार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जोखिम का पुरस्कार है। कर्मचारियों को और सुविधाएं हम दे सकते हैं, और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। व्यक्ति को जब लाभ होता है, उसका व्यापार बढ़ता है, विस्तार होता है, तो उसकी इज्जत बढ़ती है, उसकी ख्याति बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये सभी क्या है? ये लाभ का महत्व है व्यापार में। अब आगे पॉइंट आ रहा है हमारा कौन सा, कि क्या अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है? क्या अधिकतम लाभ कमाना, एक मिनट, क्या अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है? ये सोचने वाली बात है कि व्यापारी का एक ही उद्देश्य क्या लाभ ही कमाना है या अधिक से अधिक लाभ कमाना?
इन किन प्रकारेण चाहे समाज का शोषण करना पड़े, कर्मचारियों का शोषण करना पड़े, गलत से गलत वस्तु बनाना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन लाभ कमाना, ये क्या उसका उद्देश्य हो सकता है? तो इन सारी बातों का यदि मैं आप लोगों से पूछूं तो आप भी बताओगे कि नहीं, ये उद्देश्य नहीं हो सकता। समाज का यदि शोषण हो रहा हो, कर्मचारियों का शोषण हो रहा हो, समाज को यदि हम लाभ कमाने के उद्देश्य से गलत वस्तुएं दे रहे हो तो उसका विरोध होता है। हम हमेशा देखते हैं कि जैसे अभी त्योहारों के समय में मिलावट की वस्तुएं हमारे सामने आती है, तो ये सब लोग क्यों करते हैं? अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए खराब वस्तुएं समाज में देते हैं, लेकिन वो वस्तुएं तो वितरित कर देते हैं, लेकिन उसका विरोध भी होता है और ऐसे लोग पकड़े हुए जाते हैं। उनका व्यवसाय ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं होता है। तो व्यवसाय क्या अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य हो सकता है? नहीं हो सकता। अधिकतम लाभ कमाने से क्या हो सकता है? अधिकतम लाभ कमाने से समाज पर उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, अधिकतम लाभ कमाने का विचार सामाजिक हितों के सर्वथा प्रतिकूल है। इससे स्वार्थ व शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। लोगों का शोषण होता है, व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। अधिक लाभार्जन निश्चित ही अस्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म देता है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यक्ति एक दूसरे को गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। एक व्यवसायी दूसरे व्यवसाय को समाप्त करने की सोचता है, गला काट प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं। ये उसका दुष्प्रभाव समाज को भोगना पड़ता है। अधिक लाभ समाज में स्थापित उच्च मूल्यों को नष्ट करने में सहायक होता है। समाज में स्थापित जो उच्च मूल्य वो नष्ट हो जाते हैं, नीति खत्म हो जाती है समाज से। इसलिए अधिक से अधिक लाभ कमाना ये समाज व्यापार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य से जियो और जीनो दे की भावना के स्थान पर अस्तित्व के लिए संघर्ष की भावना को बल मिलता है। जियो और जीने दो, इसकी जगह अस्तित्व के लिए संघर्ष व्यक्ति करता है प्रतिस्पर्धा के कारण। अधिकतम लाभ का उद्देश्य व्यवसाय के दीर्घकाल अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। फिर अधिकतम लाभ का उद्देश्य कर चोरी, तस्करी, किस्म में गिरावट, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अधिकतम लाभ ये व्यवसाय का उद्देश्य नहीं हो सकता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाभ और सामाजिक सेवा ये दोनों होना चाहिए। यदि लाभ के कारण हम वस्तु की किस्म में, उसकी क्वालिटी में गिरावट कर रहे हैं तो ये गलत है। लाभ थोड़ा कम होगा लेकिन समाज का हित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यवसाय जिस जगह हो रहा है वो समाज है और वो भी उसका एक अंग है, और इसलिए समाज का हित और लाभ ये दोनों होना चाहिए। लाभ भी कमाना चाहिए और समाज का हित भी हो, इसलिए एक लिमिट जो है उसकी होना चाहिए। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हम कहा जा सकता है कि लाभ कमाना व्यवसाय को संचालित, जीवित व भविष्य में बनाए रख सकने की एक आवश्यकता है, परंतु यह एक मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। हाँ, सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित के साथ पर्याप्त लाभ प्राप्ति व्यवसाय के लिए एक अनिवार्य शर्त अवश्य है। चलिए आगे देखते हैं, व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। यदि किसी व्यवसाय को सफल करना है, हम खुद यदि किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन सी बातें होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है उद्देश्य। हम कोई सा भी बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके उद्देश्य निश्चित करना पड़ेगा, उसका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसकी कार्य योजना बनाना पड़ेगी, उसकी एक प्लानिंग करना पड़ेगी, उसका एक कार्यक्रम तय करना पड़ेगा। फिर व्यवसाय का स्थान, विन्यास, आकार, मतलब जिस जगह पर हम व्यवसाय करने वाले हैं उसका अनुकूल स्थान, सही उसका लेआउट, उचित आकार के होने पर ही ग्राहकों को आकर्षित करने में सुविधा होगी। भाई कोई भी व्यक्ति, कोई मान लो दुकान ही प्रारंभ कर रहा है तो वो किसी कोने में थोड़ी ना शुरू करता है, वो उसका उचित स्थान देखता है, उसका लेआउट देखता है, उसको लोगों को आकर्षित करने के लिए वो सही जगह देखता है। वित्तीय संसाधन, व्यवसाय को करने के लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है या नहीं। वित्त जीवन व्यवसाय का रक्त है और ये उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। सुदृढ़ संगठन, काम करने के लिए उसके पास जो संगठन है वो है या नहीं, उसे ये भी देखना पड़ेगा। कुशल प्रबंध, उसके पास मैनेजमेंट करने की कुशलता है या नहीं, या उसके जो कर्मचारी है उनमें वो कुशलता है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगी। कर्मचारियों के साथ संबंध, कर्मचारी भी एक मानव है, एक इंसान है, और उसके साथ के जो संबंध है यदि मधुर होंगे तो वो मन लगा के काम करेंगे। तो कर्मचारियों के साथ के जो संबंध है, अच्छे संबंध, ये भी एक व्यवसाय को श्रेष्ठ बना सकते हैं। श्रेष्ठ विपणन व्यवस्था, हम व्यापार अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं,
तो मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमारा माल नहीं बिकने वाला। हमें लाभ कमाने के लिए, माल अधिक से अधिक बेचने के लिए हमें उसकी मार्केटिंग करना पड़ेगी, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और शोध सुविधाएं, समय के साथ हमें अपडेट रहना पड़ेगा, नए नए तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा। ये सभी एक व्यवसाय के लिए एक अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, वो हमने बातें देखी व्यवसाय के लिए। अब जो बातें देखने वाले हम व्यवसायी के लिए, वो बिजनेस की बातें थी। अब बिजनेसमैन के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए वो देखते हैं। एक अच्छा व्यवसायी कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसने कैसा दिखना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, ये अब हम देखते हैं कि व्यवसायी के अंदर कौन से गुण होना चाहिए। यदि हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। देखिए, पहला दिया आदर्शवाद। आदर्शवाद का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम सीधा चलने वाला, टाई पहन करके, कोट पहन करके एकदम सीधी रेखा से चलने वाला, वो आदर्शवादी व्यवसायी नहीं हो सकता। आदर्शवाद का मतलब एक सीमा तक आदर्शवादी ठीक है, लेकिन पूर्ण आदर्शवादी व्यवसायी में नहीं रह सकता। सामान्यतः पूर्ण आदर्शवादी को एक अच्छा व्यवसायी नहीं माना जाता है, परंतु व्यवसाय में सफलता है तो एक सीमा तक आदर्शवाद का गुण होना आवश्यक है। पूर्ण आदर्शवादी नहीं चलेगा, लेकिन एक सीमा तक उसमें नीति होना चाहिए, आदर्शवाद उसके अंदर होना चाहिए। एक व्यवसायी जब ग्राहकों की सेवा भावना से परिपूर्ण होगा तभी वह ग्राहकों के मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालेगा। उसके अंदर मानवता, उसके अंदर नीति, समाज के जो नीति नियम है, मूल्य है, उनको समझने की क्षमता, ये सारी बातें उसके अंदर आना चाहिए। वो समाज के जो नीति मूल्य को तोड़कर यदि काम करना चाहेगा तो वो आदर्शवाद के खिलाफ होगा। तो आदर्शवादी होना जरूरी है। दूसरा है दूरदर्शी। एक व्यवसायी को दूरदर्शी होना चाहिए, मतलब भविष्य के बारे में सोच कर चलने वाला हो, दूर की सोचने वाला हो, भविष्य में बाजार की प्रकृति का पूर्व अनुमान लगाने वाला हो। एक अच्छा व्यवसायी बाजार का रुख पहले ही भाप लेता है। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए जब अन्य व्यवसायी प्रयास कर रहे होते हैं तब अच्छा व्यवसायी पूर्व में इस दृष्टि से स्थापित संगठन का संचालन करके लाभ प्राप्त कर लेता है। एक अच्छा व्यवसायी भविष्य में बाजार कैसा रहेगा उसका पहले ही अनुमान लगा लेता है, उसको भाप लेता है और उसके अनुसार अपनी प्लानिंग बना लेता है और उससे वो उस मौके का फ़ायदा उठाता है। तीसरा गुण है तुरंत निर्णय क्षमता, क्विक डिसीजन कैपेसिटी। तुरंत निर्णय लेने वाला होना चाहिए। एक अच्छा व्यवसायी में नई परियोजना को प्रारंभ करने, उस पर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। यदि निर्णय समय पर नहीं लिया जाए तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए निर्णय सही समय पर सही निर्णय लेना। तुरंत का मतलब ये नहीं उतावला सो बावरा, इतना उतावला भी नहीं होना चाहिए। तुरंत का मतलब सोच समझकर और सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए, ये होता है उसका मीनिंग, तुरंत निर्णय क्षमता। व्यावसायिक नैतिकता, उसके अंदर एक नैतिकता होना चाहिए जिसको हम व्यावसायिक नैतिकता बोलते हैं। व्यावसायिक नैतिकता का मतलब होता है जैसे हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य होते हैं, ईमानदारी, आदर, सम्मान, ये जो नैतिक गुण हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉरलिटी जिसको बोलते हैं, तो ये नैतिकता इसी प्रकार से व्यवसाय में भी नैतिकता होती है। व्यवसाय करने में, व्यापारियों में अपनी एक नैतिकता होती है। वो सारे उनको साख है, ईमानदारी है, अच्छी सोच है, सफलता का मूल मंत्र है। ये नैतिकता उसके अंदर होना चाहिए। सभी करों का भुगतान करना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, ये सारी बातें होना चाहिए। नहीं तो आज लोग केवल दिखावा करने के लिए, सरकार को दिखावे करने के लिए काम करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए, पेपर में देने के लिए वो बताते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें काम करना चाहिए। दृढ़ता एवं साहस, हमने देखा कि व्यवसायी में साहस होना ही चाहिए। यदि वो रिस्क उठा रहा है तो मतलब साहस उसके अंदर होना चाहिए। शोधार्थी एवं विश्लेषक, समय समय के अनुसार नई नई शोध, नई सोच रखने वाला व्यक्तित्व तो उसका प्रभावशाली होना चाहिए। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व जो है वो भी व्यापार को प्रभावित करता है। तो आज हमने बहुत सारी बातें देखी। व्यवसाय का जो सेकंड चैप्टर व्यवसाय की प्रकृति, उद्देश्य, इसके बारे में देखा है। ठीक है, तो कल एक नए वीडियो के साथ में जिसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं पूछूंगा, इसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं वो बताऊंगा मैं। ठीक है, तो जितने भी लोग मेरा वीडियो देखेंगे
या देख रहे हो वो सारे लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके और उनको उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि।